वेलकम बैक दोस्तों। पी फॉर पॉलिटी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम ध्रुवे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। अनोखा टॉपिक भी है और मैक्सिमम लोग पहली बार इस शब्द को सुन रहे होंगे। डिजिटल रेप अनोखा शब्द है। अभी तो 2-3 दिन से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम समझते हैं, पता करते हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह इस प्रकार का रेप सोशल मीडिया, इंटरनेट या मोबाइल के थ्रू किया जाता होगा, पर इसका मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, वीडियोग्राफी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आज हम समझते हैं डिजिटल रेप क्या होता है। आप लोगों ने स्कूल टाइम पे या हम सभी लोगों ने स्कूल टाइम पे काउंटिंग तो सीखी होगी, प्लस माइनस सीखा होगा। जब हमें लिखना नहीं आता था, स्कूल में हमें प्लस माइनस फिंगर के माध्यम से काउंट करना, माइनस करना, प्लस करना सिखाया गया है। तो इसी को ही हम यहाँ पर फिंगर को डिजिट बोलते हैं। जब हम इंग्लिश की डिक्शनरी देखेंगे तो वहाँ पर डिजिट का मतलब क्या बताया गया है? फिंगर, फिंगर, थंब, टो, यह बताया गया है। और इसी को ही हम कहते हैं डिजिट। और जब इन्हीं डिजिट मतलब फिंगर, टो, थंब का जब यूज़ किया जाता है, अंगूठे का यूज़ किया जाता है किसी के भी सेक्सुअल पार्ट में इन किया जाता है या उससे चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल रेप। डिजिटल रेप में फिंगर्स, टो का यूज़ किया जाता है। हम एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे जिसमें अभी 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी और एक केस रजिस्टर्ड हुआ था नोएडा में। 81 वर्ष का एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो पेशे से आर्टिस्ट है और नोएडा में रहता है। उसके पास में एक लड़की थी, क्योंकि जो 81 साल का जो ओल्ड व्यक्ति था उसको इसके ही एक दोस्त थे, उन्होंने ही अपनी बेटी को इसके पास रखा था। और क्योंकि वो उसका जो दोस्त था वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था, गरीब फैमिली से था, तो उसको लगा कि अगर मैं अपनी बेटी को इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास रखूँगा तो ये एक अच्छा एजुकेशन, शिक्षा भी दिलवा देगा और उसका ख्याल भी रखेगा। तो अपनी 10 साल की बेटी को उसने दे दिया था। और कंटिन्यू ये व्यक्ति जो है 81 साल का, जिसका नाम है मॉरिस राइडर, इसने कंटिन्यू 7 साल, 7 ईयर्स तक इस बच्ची के साथ में डिजिटल रेप किया, जिसमें उसने फिंगर्स का यूज़ किया, अंगूठे का यूज़ किया, फिर हाथों के फिंगर और पैरों के फिंगर का भी यूज़ किया, उसने टो का यूज़ किया। तो इस तरह के जो भी रेप होते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको ही हम डिजिटल रेप कहते हैं। और हम इसको समझ लेते हैं। निर्भया केस आप हम लोगों ने सुना ही है, 2012 का समय था। उस समय यह केस हुआ, यह रेप हुआ। इसमें जो रेपिस्ट लोग थे उन्होंने निर्भया के जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर रॉड डाल दी थी। और यहाँ से ही एक व्याख्या आई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, एक नया एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में इस प्रकार का रेप करता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल पार्ट का यूज़ नहीं करता है, वह करता है फिंगर का यूज़, थंब का यूज़, टो का यूज़ या कोई अदर ऑब्जेक्ट जैसे पेन पेंसिल, ऑब्जेक्ट में यही आ जाएगा, पेन पेंसिल आ जाएगा। जिस तरह से निर्भया केस में रॉड का यूज़ किया गया था, तो रॉड, अंगूठा, पेन, पेंसिल या कोई सेक्स टॉय आता है या कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट अगर किसी के बॉडी में इन किया जाता है सेक्सुअल पार्ट के थ्रू, तो इसको ही हम डिजिटल रेप कहते हैं। यह जो नियम, यह जो लॉ जो बना, इसको हम 2013 से इसको मानते हैं और 2013 से ये अप्लाई होना शुरू हुआ था। और इसी समय डिजिटल रेप की व्याख्या भी की थी, एक्सप्लेन भी किया था कि डिजिटल रेप क्या है। इसको डिफाइन नहीं किया गया है
क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसके बस कुछ एग्जाम्पल बता दिए गए हैं कि अगर कोई फिंगर का यूज़ करता है, थंब का यूज़ करता है, कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, टॉय या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, उसका यूज़ करता है तो उसको डिजिटल रेप माना जाएगा। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल बता दिए गए हैं, डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये 2013 से इसको डिफाइन किया गया और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया, और 2013 से अगर कोई इस प्रकार का एक्ट करता है तो वह रेप कहलाएगा और उसको कहेंगे डिजिटल रेप। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि जिन लोगों ने 2013 से पहले कुछ इस तरह का केस किया होगा, इस तरह का एक्ट किया होगा, तो क्या वो क्राइम है? तो जी नहीं, वो क्राइम नहीं है और ना ही वो रेप है। क्यों? क्योंकि वो रेप उस समय इस प्रकार का कोई लॉ नहीं था। अगर कोई व्यक्ति 2013 से पहले इस तरह का एक्ट करता है, काम करता है, तो वह रेप नहीं माना जाएगा और उसको रेपिस्ट भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने कोई लॉ ब्रेक किया ही नहीं है। जब कोई लॉ है ही नहीं इस प्रकार का, तो उसने फिर लॉ ब्रेक कैसे किया है? क्योंकि हमारे कोर्ट में सज़ा कब दी जाती है? जब किसी व्यक्ति ने कोई नियम, विधि, रूल को ब्रेक किया है, और कोई ब्रेक है नहीं तो फिर कोई व्यक्ति ब्रेक कैसे कर सकता है? तो जिन लोगों ने 2013 से पहले इस तरह के एक्ट किए उनको रेप नहीं माना जाएगा और उनको रेप की सज़ा भी नहीं हुई है, पनिशमेंट भी नहीं मिली है। क्यों? अब इन लोगों को इस प्रकार का प्रोटेक्शन कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे संविधान से जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और हर व्यक्ति का इसमें ख्याल रखा गया है। क्यों? क्योंकि कहीं किसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। आर्टिकल 20 है, फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 है। इस 20 में कहा गया है कि व्यक्ति को सज़ा कब मिलेगी? जब उसने कोई विधि का उल्लंघन किया है, किसी भी लॉ का वायलेशन किया है, तब उसको सज़ा मिलेगी। पर एक ऐसा एक्ट, ऐसा कोई काम जिसके लिए कोई लॉ है नहीं और वो किया गया है, तो वो लॉ ब्रेक है ही नहीं, उसको विधि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो जिन लोगों ने 2013 से पहले इस तरह का एक्ट किया है वो रेप नहीं माना जाएगा, उसको जस्ट पुलिस छेड़छाड़ की जो एक्ट होता है, ये जो लॉ होता है, उसके आधार पर उसको केस बनाती है, फिर उन पर चार्ज लगाती है, पर रेप नहीं माना जाता है। इस बात को आप समझ जाइए। अब 2013 में यह चीज़ें बनी, डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट आया और इस तरह की बताई गई कि इस तरह के एग्जाम्पल अगर मिलते हैं तो यह डिजिटल रेप कहलाएगा और 2013 से लागू हो गया। क्या हम इस रूल को 2013 में जो आया डिजिटल रेप, क्या हम इसको बैक डेट से लागू करवा सकते हैं? मतलब हम इसको 2010 से लागू करवा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं, क्रिमिनल केस से रिलेटेड जो भी लॉ होते हैं, वह कभी भी बैक डेट से लागू इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। जिन लोगों ने 2013 से पहले इस तरह का एक्ट किया है वो बच गए हैं, वो सेफ हैं। क्लियर हो गई आपको बात? क्योंकि आर्टिकल 20 उनको बचा लेता है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो काम किया है, अगर उस समय उस काम से रिलेटेड अगर कोई लॉ है और उस लॉ में उसने ब्रेक किया है, तब उसको सज़ा होगी। अगर इससे पहले है नहीं तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्लियर है? अगर आपको आर्टिकल 20 और अच्छे से समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल 20 का वीडियो देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक सेंड कर दूंगा। चलिए, यह कोई व्यक्ति है, मॉरिस नाम के हैं, मॉरिस राइडर। वैसे ये प्रयागराज में रहते थे, ये बाद में नोएडा आ गए और क्या कहते हैं कि एक पेंटर हैं, चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं ये, और ये इस तरह का उन्होंने काम किया, घिनौना काम किया है। ऐसे बहुत सारे केस पहले हो चुके हैं पर उसको लॉ ब्रेक नहीं माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा। लॉ ब्रेक, उन्होंने छेड़छाड़ की घटना की है, छेड़छाड़ किया है, उससे माध्यम से जो भी उनको छोटी मोटी सज़ा मिलती होगी वो मिलती होगी, पर रेप में जो सज़ा मिलती वो उनको नहीं मिल पाई, बच गए वो लोग। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आईपीसी, भारतीय दंड
सही था। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उस पर रेप के चार्जेस लगेंगे 376, धारा 376। चोट पहुंचाना, किसी की भी बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सेक्सुअल पार्ट के अंदर इन करना, अंदर डालना, वो चोट पहुंचाना ही कहलाता है, ज़बरदस्ती या उसकी इच्छा के खिलाफ। और वैसे भी वो तो एक छोटी बच्ची थी, तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसको चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तो धारा 323 लगेगी। और धारा 506 जिसमें आपराधिक धमकी, वो छोटी बच्ची थी, उसको डराया धमकाया, बोला कि अगर किसी को बताओगे तो मैं जान से मार दूंगा। तो ये 3 चार्जेस लगे हैं और साथ में पॉस्को एक्ट भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से इस केस को रजिस्टर्ड किया गया है और मॉरिस राइडर पे चार्ज लगे हैं। देखते हैं इसका डिसीज़न क्या आता है, कितने साल की सज़ा होती है। पर मैं लगभग अंदाजे से मैं बता देता हूँ, 5 से 10 साल की सज़ा का ऐसा कुछ प्रोविज़न है लॉ में। तो देखते हैं कितने साल की सज़ा मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस डिजिटल रेप को समझ गए हैं, क्या होता है, किस प्रकार के एक्ट को डिजिटल रेप माना जाएगा। ओके, चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।